रविवार की सुबह मेरे पास बड़े भैया का फ़ोन आ गया। शेखर, आज सीमा के हाथ के बने मूली के पराठे खाने का दिल कर रहा है। सीमा से कहना कि मसाले में मिर्च ज़्यादा तेज़ न रखे। उनके आने की खबर सुनने के बाद ही मेरे घर में बेचैनी और तनाव के बादल घिर आए। मेरे परिवार के तीनों सदस्य मुझे घूरने वाले अंदाज में मेरे इर्द गिर्द आ बैठे थे। किसी के बोलने से पहले ही मेरे बेटे समीर ने साफ शब्दों में मुझे चेतावनी दे दी। पापा, आज आप ताऊजी को रूपाली के बारे में ज़रूर बता दो। इस मामले को और लटकाना ठीक नहीं है। तुम सब अपने ताऊजी की आदत को जानते नहीं हो क्या? मैं एकदम चिढ़ उठा। वे जात पात और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले इंसान हैं। मांस मछली खाने वाली बंगाली लड़की से तेरी शादी की बात सुनकर वे बहुत नाराज़ होंगे। शादी होने के 2 महीने पहले उन्हें खबर देकर घर में फालतू का कलेश कराने की कोई तुक बनती है क्या? पापा, आप ताऊजी से इतना क्यों घबराते हैं? मेरी बेटी अंकिता मुझसे नाराज़ हो उठी। मेरी पत्नी सीमा भी अपने बच्चों का साथ देते हुए बोली, हमें अपने बेटे की खुशी देखनी है या भाई साहब की? मैं तो कहती हूँ कि जो कलेश होना है अभी हो जाए। बाद में खुशी के मौके पर घर में कोई हंगामा हो, यह हमें बिल्कुल सहन नहीं होगा। मैं परेशानी भरे अंदाज में हाथ मलते हुए भावुक होकर बोला, इस वक्त मेरी मनोदशा को तुम में से कोई भी नहीं समझ रहा है। बड़े भैया के बहुत एहसान है मुझ पर। उन्होंने अपनी व अपने बच्चों की सुख सुविधाओं में कटौती करके मुझे पढ़ाया लिखाया था। उनके लिए अपनी सीमित पगार में मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की फ़ीस भरना आसान काम नहीं था। उनके फैसले के खिलाफ मैं न कभी गया हूँ और न जाना चाहता हूँ। पापा, आप मुझे यह बताओ कि अगर आप पढ़ने में होशियार न होते तो क्या इंजीनियर बन पाते? अंकिता मुझसे भिड़ने को तैयार हो गई थी। मैं इतना भी होशियार नहीं था कि मुझे राज्य सरकार वजीफ़ा देकर पढ़वा देती। बड़े भैया ने आर्थिक कठिनाइयाँ झेलकर मेरी फ़ीस दी। उनके इस एहसान का बदला। आप कब तक उनके उस एक एहसान के तले दबे रहेंगे? सीमा ने मुझे ऊंची आवाज़ में टोक दिया। आपने पिछले 28 साल में क्या उनकी कम आर्थिक सहायता की है? अभी 6 महीने पहले उनकी बहू की डिलीवरी में क्या आपने 20,000 रुपये नहीं दिए थे? मैंने जो भी किया अपना फ़र्ज समझकर किया है। मुझे अपने ढंग से इस समस्या को सुलझाने दो। कोई भी मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं करे। सख्त लहजे में मैं उन्हें ऐसी चेतावनी देकर अपने शयन कक्ष में चला आया था। उम्र में मुझसे 12 साल बड़े भैया के सामने मैं कभी ऊंची आवाज़ में नहीं बोल सकता। वे मुझसे हमेशा आदेशात्मक लहजे में बात करते हैं, लेकिन मैंने भी कभी उनके यूँ रौब मारने का बुरा नहीं माना। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो सीमा का नज़रिया भी बदल गया है। ये तीनों हमारे आपसी संबंधों के समीकरण को समझने में असमर्थ हैं। बड़े भैया को मैं जो इज्जत देता हूँ उसे मेरे बच्चे मेरी कायरता और दब्बूपन समझते हैं। 12 बजे के करीब बड़े भैया मेरे घर आ गए थे। दीवान पर आराम से लेट जाने के बाद उन्होंने मुझे हुक्म सुनाया, शेखर, आज शाम हमें पिताजी के दोस्त ओम प्रकाश जी के यहाँ चलना है। किस लिए जाना है उनके यहाँ? पहले से तनावग्रस्त मेरा मन फ़ौरन अजीब सी चिढ़ का शिकार हो गया था। उनका हालचाल पूछने चलेंगे। दिल की तकलीफ़ के कारण वे हफ्ते भर अस्पताल में रहकर घर आए हैं। पर बड़े भैया, हम उनका हालचाल पूछने क्यों जाएं? मैंने उन्हें 10 साल से देखा ही नहीं है। मुझे तो उनकी शक्ल भी ढंग से याद नहीं है। यह कैसी नासमझी की बात कर रहा है तू? पिताजी के दोस्त का हालचाल पूछने जाना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने मुझे डपट दिया। अपने मन की परेशानी के चलते मैं ज़िंदगी में पहली बार जानबूझकर भैया की इच्छा के खिलाफ बोला। भैया, मेरे पास न समय है न मैं उनसे मिलने जाने की ज़रूरत समझता हूँ। आप कार लेकर उनसे मिलने अकेले चले जाना। मेरा ऐसा रूखा सा जवाब सुनकर वे हक्के बक्के से रह गए। उन्हें सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि उनके सामने हमेशा हाँ हाँ करने वाला उनका छोटा भाई कभी इस सुर में उनसे बात करेगा। मैं रिक्शा लेकर चला जाऊंगा। उनकी सुस्त हो गई आवाज़ मुझे अंदर तक हिला गई। मैंने भी उनके दिल पर लगे जख्म पर मरहम लगाने की कोई कोशिश नहीं की। मैं उन्हें अब किसी तरह के भुलावे में नहीं रखना चाहता था। आगे चलकर मेरे बच्चों से उन्हें ज़्यादा मान सम्मान नहीं मिलने वाला था। मैं चाहता था कि भैया बच्चों के हाथों भविष्य में मिलने वाले सदमे झेलने के लिए अभी से तैयार हो जाएं। तभी सीमा चाय लेकर आई तो वे मुस्कुराते हुए बोले,
सीमा, तुम्हारे हाथ के बने मूली के पराठे खाए कई दिन हो गए थे। अब तुम्हारी भाभी से रसोई में ज़्यादा काम नहीं होता। बहू के हाथ के बने पराठों में वह करारापन नहीं होता जो तुम्हारे हाथ के बने पराठों में होता है। भाई साहब, आज तो मैंने सुबह से ही सरसों का साग बनाने की तैयारी कर ली थी। पराठा खाने आप किसी और दिन आ जाइएगा। सीमा ने बिना उनसे नजरें मिलाए दबे स्वर में जवाब दिया तो भैया चौंक पड़े। कुछ पलों की खामोशी के बाद भैया बनावटी हंसी हंसते हुए बोले, चलो आज साग ही खा लेते हैं। मतलब तो पेट भरने से है। मैंने नोट किया कि पल भर में उनकी आंखें बुझी बुझी सी हो गई थीं। वे सीधे लेटकर छत को ताकते हुए भजन गाने लगे। यह सभी जानते हैं कि अपने मन की चिंता व दुख दर्द छिपाने के लिए बड़े भैया भजन का सहारा लेते थे। मुझसे और सहन नहीं हुआ तो मैं बैठक से उठकर अपने कमरे में आ गया। अचानक ही मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। पापा, आप रूपाली के बारे में ताऊजी से कब बात करोगे? मेरे पीछे पीछे समीर ने कमरे में आकर तीखी आवाज़ में मुझसे यह सवाल पूछा तो मेरे सब्र का घड़ा फूट गया। बंगाली लड़की से शादी करने का फैसला तुमने किया है ना, तो अपने ताऊजी से बात भी तुम्हें ही करनी होगी। मैं किसी से कुछ कहने सुनने नहीं जा रहा हूँ। मैं उस पर अचानक गुर्राया तो समीर सहम कर 2 कदम पीछे हट गया था। मैंने फ़ौरन उसे सॉरी कहा। उसने मेरी आंखों में छलक रहे आंसू देखे तो परेशान होकर बोला, पापा आप इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो, प्लीज़ पापा। आप उनसे अभी कुछ नहीं कहना चाहते तो ठीक है, मत कहो। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो सबके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। मैंने आंखें मलते हुए उससे सुस्त आवाज़ में कहा, मैं मौका देखकर आज ही भाई साहब से बात करूँगा। तुम कुछ देर के लिए उनके पास जाकर बैठो, मैं मुंह धोकर आता हूँ। भाई साहब से बंगाली लड़की को घर की बहू बना लाने की बात खुलकर कहने का फैसला करके जब मैं फ्रेश होकर बैठक में पहुँचा तो वे वहाँ मौजूद नहीं थे। मेरा दिल धक से रह गया। अपने घर वालों पर मुझे एकाएक बहुत गुस्सा आया और मैंने ऊंची आवाज़ में पूछा, भाई साहब को बिना खाना खाए क्यों जाने दिया तुम लोगों ने? अंकिता फ़ौरन भागती हुई बैठक में आई और नाराज़ लहजे में बोली, बिना बात के इतनी ज़ोर से मत चिल्लाओ पापा। भैया ताऊजी को साथ लेकर बाज़ार तक गए हैं। क्यों? रसमलाई लाने के लिए। ओह, मुझे लगा कि वे नाराज़ होकर बिना खाना खाए ही चले गए हैं। मैं आंतरिक तनाव कम करने के लिए अपनी कनपटियाँ मसलने लगा तो अंकिता अजीब नज़रों से मुझे घूरती हुई वापस अपने कमरे की तरफ चली गई। भाई साहब को रसमलाई बहुत पसंद है। मूली के पराठे न मिलने की पीड़ा रसमलाई खाकर कुछ तो कम होगी। ऐसा सोचते हुए मेरे होठों पर छोटी सी मुस्कान उभर आई थी। सोफे पर बैठे बैठे मेरी कुछ देर को आंख लग गई थी। जब वे दोनों घंटे भर बाद बाजार से लौटे तो बड़े भैया ने मुझे हिलाकर जगाया था। आंखें खोलते ही मैंने नोट किया कि बड़े भैया के तेवर चढ़े हुए थे और उनके पीछे खड़ा समीर मुंह पर उंगली रखकर मुझसे चुप रहने की प्रार्थना कर रहा था। अब होगा घर में कलेश। ऐसा सोचते ही मेरा दिल चिंता के मारे ज़ोर से धड़कने लगा था। छोटे, तू कौन से ज़माने में जी रहा है? उन्होंने सख्त लहजे में मुझसे सवाल पूछा। मैं कुछ समझा नहीं बड़े भैया। मैं चौंक कर सीधा बैठ गया। छोटी सी बात को लेकर घर में तकरार मचाने का क्या औचित्य है? यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने क्या कलेश मचाया है? आप ज़्यादा बन मत। तुझे क्या ऐसा लग रहा था कि बात मेरे कानों तक कभी पहुंचेगी ही नहीं? कौन सी बात? मेरे भाई, अगर समीर बंगाली लड़की से ब्याह कर भी लेगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? और शादी के खिलाफ अपना फैसला सुनाने से पहले तूने मुझसे इस बात पर चर्चा क्यों नहीं की? आज मुझे तू यह बता ही दे कि घर में बड़ा मैं हूँ या तू है? बड़े तो आप ही हो, लेकिन जब बड़ा मानता है तो लेकिन का दुम छल्ला क्यों लगा रहा है? अब मुझे बता कि हम अपने बच्चों की खुशियों को ध्यान में रखकर इस शादी के बारे में फैसला लें या जात के चक्कर में फंसकर अपने समीर की खुशियों का गला घोंटें। उनके सवाल को सुनकर मेरा मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। साथ ही एक झटके में सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि समीर ने उन्हें बताया था कि इस अंतरजातीय विवाह के मैं खिलाफ़ हूँ। मुझे खलनायक बनाकर उसने बड़े भैया को हीरो बनने का मौका दे दिया था।
अब होने वाले नाटक में जान डालने के लिए मैं भी फ़ौरन तैयार हो गया। भैया, उस लड़की को ढंग से हिंदी बोलनी नहीं आती। मैंने अपने माथे पर बल डालकर इस शादी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। वह मछली खाती है और हम ब्राह्मण हैं, तो छोड़ देगी वह मछली खाना। बड़े भैया, आप समझ नहीं रहे हो। वह आजकल के ज़माने की तेज़ तर्रार लड़की है, इसलिए हमारे घर के सीधे सादे माहौल में वह फिट नहीं हो पाएगी। यार, तू कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहा है। उसे अपने घर के रंग में ढालना तो हम लोगों के हाथ में है। वह साग खिलाए तो साग खा लेंगे, जब पराठे खिलाए तो पराठे खा लेंगे। अगर रोज़ खाना बाज़ार से आने लगे तो तू भी खाना सीख लेना मेरे भाई। मुझे लगा कि यूँ मजाक करके शायद बड़े भैया अपने को ही समझा रहे थे। आप सारी बात मजाक में मत बोलो भैया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वह एकदम संजीदा से हो गए। देख, अब हम जैसे रिटायर या रिटायरमेंट की तरफ बढ़ते लोग बच्चों के साथ नहीं चलेंगे, उनके साथ मिलजुल कर नहीं रहेंगे, तो घर में हमारा गुजारा होना मुश्किल हो जाएगा। अपने मान सम्मान व जात पात की दुहाई देकर कलेश करना और अपने बच्चों की खुशियों को दांव पर लगाना समझदारी की बात नहीं है। मेरा आदेश है कि इस शादी को लेकर तू घर में बिल्कुल कलेश नहीं करेगा। जी बड़े भैया। अपनी आंखों में उभरी खुशी की चमक को उनसे छिपाने के लिए मैंने अपना सिर आज्ञा मानने वाले अंदाज में झुका लिया था। देखा तुम सबने, कितना आज्ञाकारी है मेरा छोटा भाई। मेरे समझाने पर भी यह अपना फैसला नहीं बदलेगा। ऐसा सोचकर तुम सब खामखा ही परेशान हो रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर मुझे प्यार से गले लगा लिया। मैं भाव विभोर हो उनकी छाती से लगकर रो पड़ा। उन्होंने सबके सामने मुझ पर अपना रौब जमाने का यह मौका भी नहीं चूका और मुझे अगला आदेश दिया, जब बात खुशी की हो रही है तो यह लटका हुआ चेहरा नहीं चलेगा। चल फटाफट सबको मुस्कुरा कर दिखा। मैं फ़ौरन दिल खोल कर मुस्कुराया था। आज मैं उनकी समझदारी का कायल हो गया और मेरी नज़रों में उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।